हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस हम लोग करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की, क्योंकि ये चारों टॉपिक मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिए। तो आज हम छोटी सी प्रैक्टिस सेशन को लेकर आए हैं, उपस्थित हुए हैं आपके सामने। और इन क्वेश्चंस को आप लोग भी अपने स्वयं से लगाने की कोशिश करिएगा। कॉपी और पेंसिल साथ में रखिएगा, और जब भी मैं क्वेश्चन रीड करूं, उसके 4 ऑप्शन बोलूं, तो आपको अपनी कॉपी में उसका ऑप्शन लिख लेना। और लास्ट में आप चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कोशिश करिएगा कि आंसर आप बताएं कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और यहाँ पर जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग आगे पीछे आपको मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समथिंग ये आगे पीछे होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लगभग 34 या 35 प्रश्न इस सीरीज में है शामिल, आज वाली वीडियो में शामिल हैं। तो चलिए करना शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और जान लेते हैं कि हम अब तक कितना सीख पाए हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है क्रिया के संदर्भ में, कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। 2 कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी व्याख्या करने की, तो मैं साथ के साथ व्याख्या करती चलूँगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, वह कहता है काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको काल टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे 3 कौन से होंगे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये वाक्य में भी टॉपिक पढ़ा जाता है, तो फिलहाल इस पे डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे फुली डिस्कशन मैं वहाँ पे आपको दूंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका सही उत्तर होगा बी, इसके राइट आंसर है 3। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। पहला प्रश्न है, पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा नाचती है। देखिए ये वाला प्रश्न मैंने आपको कमेंट सेक्शन में होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था आप सभी को इसका उत्तर करना है। कुछ 1-2 बच्चों ने इसका उत्तर करा था, बाकी ने कुछ इस क्वेश्चन को सीरियस नहीं लेते। और ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये जितने प्रश्न मैंने आपके सामने आज उपस्थित कराए हैं, ये सारे पूछे हुए प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया सकर्मक क्रिया को उत्तर देना है। तो देखिए पहले प्रश्न में पक्षी करता है, उड़ना क्रिया है, 2 चीजें मिली, कर्म नहीं मिला, यानी कि ये नहीं होगा। बच्चा रोता है, इसमें भी कर्ता और क्रिया है, ये भी नहीं होगा। राधा नाचती, इसमें भी 2 चीजें उपस्थित हैं, कर्ता और क्रिया, तो ये भी नहीं होगा। कहता है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि सकर्मक अकर्मक को अगर आपको पहचानना है तो सकर्मक में कर्म होना चाहिए। और कर्म किसे कहते हैं? जिसके साथ हमारा को फिट हो जाए, वो कर्म है। अगर को नहीं आ पा रहा तो फिर वो सकर्मक भी नहीं है। कई बार क्या होता है वाक्यों में को, ने ऐसे कारक चिन्हों का लोप रहता है, दिखाई नहीं देते, तो हम खुद से अपने प्रश्नों में इन चीज़ों को लगाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए हमने कहा बच्चे क्रिकेट को खेल रहे हैं, तो क्रिकेट के साथ को तो यहाँ पे फिट हो पा रहा है, यानी कि ये तो फिर हो गया कर्म। और जब ये कर्म है तो ये वाक्य क्या हो गया? सकर्मक, यानी कि इसका तीसरा उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला कहता है निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म शामिल हैं? पहला कहता है रमेश ने फल खरीदे, तो फल एक कर्म है। मोहन ने अच्छा खाना पकाया, तो खाना यहाँ पर कर्म है, एक ही आ रहा है। राधा अच्छा नाची, तो इसमें तो कर्म है ही नहीं। अच्छा नाची या बुरा नाची, इसमें कर्म है ही नहीं। सुरेश ने मुकेश को, देखो मुकेश के साथ आ रहा है को, तो पहला कर्म तो ये हो गया। खिलौना दिया, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। आप खुद से कोशिश करा करो। ठीक है, कई बार क्या होता है जो हम ये ट्रिक लगा रहे होते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से तो ये गलत है, लेकिन हम इससे क्या करते हैं, हम अपने उत्तर को सही प्रकार से निकाल पाते हैं। जैसे मैंने कहा सुरेश ने मुकेश को खिलौने को दिया, तो खिलौने के साथ को क्यों नहीं लगाया? तो देखो एक कंडीशन यहाँ पे ये भी समझना, ये जो को होता है ये 2 रूपों में यूज किया जाता है। या तो सजीव के साथ होता है, देखो जो कर्म होता है वो या तो सजीव होता है या फिर निर्जीव होता है। ठीक है, निर्जीव। तो ये जो को लगता है ना, ये हमेशा सजीव शब्द के साथ लगता है, निर्जीव के साथ इसका यूज हम नहीं करते। इसीलिए इस वाक्य में सुरेश ने मुकेश को खिलौने को दिया, तो यहाँ पर ये को नहीं आ रहा, लेकिन खिलौना भी यहाँ पर क्या है? कर्म है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं इस वाक्य में कितने कर्म मिलने? 2 कर्म मिलने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं। अगला कहता है निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी। तो पूर्वकालिक की पहचान मैंने आपको बताई थी, जिससे भी सेंटेंस में आपको क्रिया के साथ कर दिखाई दे जाए तो वो पूर्वकालिक है। ढूंढ लेते हैं हम पिछले साल जयपुर गए, कर नहीं है। हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई, इसमें भी करनी। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चौथे को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। देखो ऐसी लैंग्वेज पूछी जाती है अक्सर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। कह रहे हैं विकारी शब्द बोला है, तो देखो विकारी में 4 ही चीजें आएंगी, या तो संज्ञा होगा, क्रिया होगा, सर्वनाम होगा या विशेषण। तो अविकारी वाला सपोज करिए कई बार क्या होता है ऑप्शन में ऐसे भी दे दिया जाता है कि क्रिया विशेषण दे दे, संबंध बोधक दे दे, तो आप उसे तो बिल्कुल ही हटा देना, क्योंकि विकारी कह रहा है और आपको ये बात पहले से मालूम है कि विकारी में 4 चीजें ही आती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम किसी वस्तु के विषय का विधान करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया, राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ जाते हैं अगले की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है। देखो जहां पे भी नहीं वाले क्वेश्चन हो उस पर अंडरलाइन जरूर कर लिया करो, नहीं जानना है कि कौन सा है। कहता है जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, तो ये तो अकर्मक है। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, अकर्मक है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, ये भी अकर्मक है। बी ऑप्शन कहता है छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, तो ये अकर्मक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पर कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, और अविकारी शब्द आते हैं क्रिया विशेषण में, याद रखिएगा। इसलिए ये क्या नहीं है, ये अकर्मक भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है 13 प्रश्न कहता है, 13 नहीं वैसे सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। क्वेश्चन में पूछा गया गलत विकल्प कौन सा, ये हमें चूज करना है। पहला कहता है वह चतुर निकला, क्या ये सकर्मक है, तो ये सकर्मक नहीं है। ये क्या है, ये अपूर्ण अकर्मक है, याद रखिएगा, इसे हम कहेंगे अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक क्या होता है, या पूर्ण अकर्मक भी कह सकते हैं। चतुर निकला, या यहाँ पे बीच में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विशेषण दिखाई दे रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ही होना चाहिए वैसे तो। अगला कह रहा है वह कॉलेज से आ कर सो गया, कर लगा है पूर्वकालिक क्रिया, बिल्कुल सही है। उसने आम खाया, सकर्मक है, बिल्कुल सही है। मोर नाचता है, अकर्मक, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर हमें गलत वाला बताना था, तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन क्या है, गलत है। राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न कहता है सुंदर किस वाक्य में विशेषण है। देखो हर सेंटेंस में आपको सुंदर 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 शब्द दिखाया गया है, आपको चूज करना है कि सुंदर शब्द का प्रयोग कहाँ पे विशेषण के रूप में किया गया है। पहला कहता है सुंदर अच्छा है, अब सुंदर अच्छा यानी कि कोई व्यक्ति होगा, तो ये क्या है, यहाँ पे संज्ञा हो गया फिर। ठीक है, अगला कहता है सीमा सुंदर नाची, तो देखो नाचने की विशेषता बता रहे, कैसा नाची, सुंदर, तो ये हो गया क्रिया विशेषण, ये हो गया क्रिया विशेषण। जब भी कभी किसी क्रिया की कोई शब्द विशेषता बतलाता है तो वो क्रिया विशेषण में जाता है। वह सुंदर सुंदर लिखता है, लिखने की विशेषता कैसी है, सुंदर सुंदर, तो ये भी नहीं होगा। अगला है शीना बहुत सुंदर है, तो शीना बहुत सुंदर है। अब ये सुंदर किसकी विशेषता बतला रहा है, सीना की, और शीना यहाँ पे क्या होगी, संज्ञा। तो जिन भी शब्दों में संज्ञा की विशेषता यदि कोई शब्द बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। और यहाँ पे सुंदर जो शब्द है विशेषण के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला कहता है बेचारी वह तो फेल हो गई, मैं विशेषण बताना था, तो इसमें राइट आंसर बेचारी है, वह है, फेल है, या इनमें से कोई नहीं, आपको चूज करना है। तो बेचारी वह, देखो वह क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम की विशेषता क्या है, बेचारी। मैंने आपको बताया विशेषण किसकी विशेषता बतलाएगा, विशेषण या तो विशेषता बतलाएगा संज्ञा की या फिर बतलाएगा सर्वनाम की। इन दो शब्दों के अलावा किसी तीसरे की विशेषता वह नहीं बताता। अगर क्रिया की विशेषता बतलाएगा तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा, ना कि विशेषण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बेचारी, पहला वाला ही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सही। अगले और पढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। उद्देश्य विशेषण का मतलब होता है कि यदि हम किसी वाक्य में विशेष्य से पहले विशेषण को उपस्थित करते हैं तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। कहता है वह सुंदर लिखना चाहता, तो लिखने से पहले है तो ये नहीं होगा। वह सुंदर है, नहीं होगा। उद्देश्य की बात है, उद्देश्य का मतलब विशेष्य से पहले, और विशेष्य क्या होता है, विशेष्य होता है कर्ता, याद रखिएगा, कर्ता, यानी कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य होता है। अगला कहता है उसने मीठा आम खाया, आम कैसा है, मीठा, आम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। कैसा है ये मीठा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होना चाहिए। वह आदमी अच्छा नहीं है,
तो ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये विधेय विशेषण में आएगा। ये पहले है और ये बाद में है, इसलिए नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, राइट आंसर क्या है इसका? सी। अगला प्रश्न कहता है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब क्रिया विशेषण मैंने आपको बताया, बाकी मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है मिक्स्ड होकर आ जाता है। बाकी मैं क्रिया विशेषण को आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, समझाऊंगी क्या होता है। फिलहाल जान लेते हैं, शीना गाना गाती है, नहीं होगा। मैंने क्या बताया? क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की क्या बतलाया? विशेषता बतलाया, यानी कि क्रिया से पहले क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अगला कह रहा पेड़ पर पक्षी बैठा है, नहीं होगा। मोहन सुंदर लिखता है, लिखने की विशेषता क्या है? कि सुंदर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण हमें चूज करना है कि विशेषण क्या है। तो दोहरा, इकहरा, ये सब किस में आएंगे? ये आएंगी चीजें संख्यावाचक में। मैंने आपको पढ़ाया है विशेषण में 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। दोहरा, इकहरा, ये सब क्या आते हैं? संख्यावाचक में भी निश्चित में जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक में जाते हैं। तो ये उसका भाग है। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। वाक्य में विशेषण खोजना है। तो विक्रम क्या है? किसी का नाम है, तो जब नाम है तो ये हो गया संज्ञा। ठीक है। पसंद करना, नापसंद करना, ये हमारी भाव के अंतर्गत आ जाता है। और भुजिया क्या है? ये भी एक व्यंजन का ही नाम है, तो ये भी संज्ञा होगी। बीकानेरी क्या? बीकानेर क्या? स्थान है, और इस स्थान पे रहने वाले लोगों को बीकानेरी कह सकते हैं, यानी कि स्थान की विशेषता बतला रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। मैंने आपको जब विशेषण पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था, जैसे हम पढ़ेंगे वहाँ भारतीय हैं, मैंने आपसे कहा था कि और भी जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, भारतीय हैं, पंजाबी है, असमिय है, ये सारे शब्द आ जाते हैं वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से विशेषण है। विशेषण हमें ढूंढना है। विशेषण क्या है? क्रोध है, दुख है, रूप है कि सुंदर है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सुंदर क्या होगा यहाँ पे? विशेषण के रूप में होगा। क्रोध किस में जाएगा? तो ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। दुख भी किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। रूप भी किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है। तो ये सारे किसके? संज्ञा के पार्ट है। और सुंदर क्या है? सुंदर विशेषता बतलाता है किसकी? संज्ञा की। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला में पूछा गया प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? नहीं पे याद रखेगा। अगला पहला कहता है वह बहुत काला है। तो वह बहुत काला है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? वह की। वह बहुत सुंदर नाचता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वह बहुत काला है, तो वह किसकी विशेषता है? बहुत किसकी विशेषता है? काले की विशेषता है। और काला किसकी बता रहा है? वह की बता रहा है। तो यहाँ पर ये तो प्रविशेषण होगा। वह बहुत सुंदर नाचा, तो नाचने की विशेषता क्या है? सुंदर। अब यहाँ क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, तो वह क्या कहलाएगा? वह प्रविशेषण नहीं कहलाएगा, वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी। वे बहुत सुंदर रजाई लाया। रजाई की विशेषता है सुंदर, यानी कि ये किस में जाएगा? संज्ञा में जाएगा। वह बहुत मीठा आम है, तो ये भी संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? अब पहाड़ों के नाम है, किसी का भी नाम है, तो वह किस में जाएगा? वह जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अरे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित शब्द में हमें बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो रेखांकित किस पे है? रावण पे है। रावण को बताना है किस में आएगा। अगर रावण देखे तो नाम है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? इसका राइट आंसर व्यक्तिवाचक लगा के आते हैं, लेकिन इसका व्यक्तिवाचक नहीं होगा। ऐसे याद रखिएगा, जब भी कभी किसी वाक्य में यदि किसी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से या वस्तु से की जाती है, तो हमेशा जिसकी तुलना की जाती है उसमें जातिवाचक होता है। कह रहे आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, यानी कि ये रावण किसी और अन्य व्यक्ति को बताया जा रहा है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है दुखी में कौन सी संज्ञा है? तो दुखी में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या होगी? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक की संकेतवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक। अगर लिखा होता दुख, तो दुख में होती भाववाचक संज्ञा। और दुखी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में बताई जा रही बात, यानी कि दुखी में विश्व भर के सारे दुखी आ सकते हैं। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलाब अच्छा लड़का है।
अब गुलाब यानी कि किसी का क्या हो गया, नाम हो गया। वाक्य में संज्ञा बतानी कौन सी होगी, तो यहाँ पर संज्ञा क्या होगी, वैसे यहाँ अंडरलाइन करके दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ लड़का भी दे रखा है, गुलाब भी दे रखा है। अगर गुलाब के नीचे अंडरलाइन होगी तो आंसर होगा व्यक्तिवाचक, अगर लड़के के नीचे अंडरलाइन होगी तो आंसर होगा जातिवाचक। तो डिपेंड ये करेगा कि आपके ऑप्शन में अंडरलाइन किस पे, क्योंकि यहाँ कोई अंडरलाइन नहीं है तो इसका जातिवाचक तो जाएगा लड़के के साथ और व्यक्तिवाचक जाएगा गुलाब के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर व्यक्तिवाचक दे रखा है, तो आई थिंक इसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए थी गुलाब के नीचे। ठीक है, तो आप गुलाब के नीचे अंडरलाइन मान के इसका उत्तर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर इसकी तुलना की जा रही है फूलों से, यानी कि गुलाब को की तुलना हो रही है अन्य फूलों से। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो मैंने आप सभी को भी बताया, यदि तुलना हो रही हो तो जिसकी तुलना होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा फूलों से श्रेष्ठ माना गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें जातिवाचक होगा। ठीक है, जिससे तुलना होगी उसमें व्यक्तिवाचक और जिसकी तुलना हो रही होगी उसमें जातिवाचक हो जाता है। तो इसका पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा हमें ढूंढनी है। तो भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, गुण आती है, दशा आता है, दोष आता है। तो यहाँ पे अगर हम अवस्था भी कह सकते हैं, तो इसमें एक शब्द आ रहा है बूढ़ा, तो मनोज किसी का नाम है, नहीं होगा। अब क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमें बताना है। राम किसी का नाम है, तो ये जातिवाचक में नहीं जाएगा। मोहन किसी का नाम है, जातिवाचक में नहीं जाएगा। रहीम किसी का नाम है, ये भी जातिवाचक में नहीं जाएगा। जामुन, जामुन क्या है, फल का नाम है, लेकिन ये जो जामुन है ये नहीं पता ये इसका साइंटिफिकली नेम है, वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम अलग नाम होता है। जामुन में छोटे बड़े आकार के अलग अलग प्रकार के जामुन आ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका भी डी होगा, जामुन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला कहता है कि कोमलता में संज्ञा बतानी है। तो कोमलता में देखो एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, अगर किसी शब्द के बाद में प्रत्यय दिखाई दे जाए तो आप सीधे सीधे उसे भाववाचक संज्ञा लगा सकते हो। अगर हमने बोला कोमल, कोमल लड़की बोला, सपोज करिए कोमल व्यक्ति बोला हमने, तो व्यक्ति की विशेषता क्या बताएगी, कोमल। अब तो ये है विशेषण, ठीक है, अब तो इसे बोलेंगे हम विशेषण। लेकिन यदि हम इसमें कोई प्रत्यय जोड़ दें, शब्द बन गया कोमलता, तो कोमलता फील की जाती है, दिखाई नहीं देती। हम ऐसे भी इसे पढ़ लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर यदि किसी शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग हो और संज्ञा पूछी जाए तो वह हमेशा किस में जाती है, वह हमेशा भाववाचक संज्ञा में ही जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, नहीं बताना है। तो देखिए गाय जातिवाचक है, पर्वत सारे पर्वत आ जाएंगे, जातिवाचक है। पंखा में सारे पंखे आ जाएंगे क्योंकि इसकी खुद की कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। हिमालय क्या है, हिमालय नाम है पर्वत का। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, नहीं बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका डी ही होगा, क्योंकि बाकी सारे तो जातिवाचक के ही उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है पूर्णतः एक वचन सर्वनाम क्या है। पूर्णतः एक वचन जो हमेशा एक वचन में आता है, मेरे, आप, जो, तेरे। तो मेरा क्या है हमेशा, यानी कि एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यानी कि एक हो गया, सिंगल हो गया। तो ये जो मेरे शब्द है ये हमेशा किस में आएगा, एक वचन में आएगा। वचन टॉपिक में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमेशा ही परीक्षाओं में बनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, वह गाय चराने जाएगा। वाक्य में सर्वनाम ढूंढना है हमें, वह गाय चराने जाएगा। तो यहाँ पर संबंधवाचक है, नहीं होगा। निश्चयवाचक है, नहीं होगा। अन्य पुरुष, यहाँ पे वह दे रखा है, तो ये राइट आंसर किस में जाएगा, अन्य पुरुष। जब हम अन्य पुरुष पढ़ते हैं तो हम यहाँ पढ़ते हैं यह है, वह, ये और वे। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, हमारी बात ये अन्य पुरुष में जाएगा, वह गाय चराने जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला कहता है कोई आ रहा है, में सर्वनाम ढूंढना है हमें। अब कोई कौन है ये तो निश्चित नहीं हो पा रहा, तो जब निश्चित नहीं होता तो हम उसे किस में रखते हैं, फिर हम उसे रखते हैं अनिश्चित में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मुझे अपने गांव जाना है। मुझे अपने गांव जाना, वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो यहाँ पे निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी की होमवर्क में है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और मैं देखूंगी कि किस किस लोगों ने सही इसका उत्तर दिया। अगली वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं उनका नाम
अगली वीडियो में बताऊँ। इस प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक करना है आप सभी को कि मुझे अपने गांव जाना है, निजवाचक में आएगा, अनिश्चय निश्चयवाचक में, पुरुषवाचक में कि अनिश्चयवाचक में। ठीक है, ये होमवर्क है आप सभी का आज का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इस पर मत जाना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हमने तो आंसर देख लिया, तो इस पर मत जाना बेटा, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। अगर मैंने ये प्रश्न आपको दिया है तो ज़रूरी नहीं है ये इसका आंसर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा और फिर उत्तर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जाता है वह कौन सा है। एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा हमेशा एक वचन में जाएगा, मेरे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तुम्हारा, तो तुम्हारा दो हो सकता है, जो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, जो ये एक वचन में भी आ सकता है, ये बहुवचन में भी आ सकता है। तेरे ये भी बहुवचन में हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका जो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता। ठीक है, एक वचन में नहीं आ सकता। मैं तो एक वचन में आता है, जो दोनों में आता है, तो हम ये नहीं कह सकते केवल एक वचन या दो वचन। अगला कहता है आप हमेशा क्या है, बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए आप। अगला प्रश्न कहता है सर्वनाम के भेद कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं कि 3 हैं। सही उत्तर क्या होगा, 6 है इसके भेद। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आप सभी को, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। अगला कहता है उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना। उसकी, तो उसकी में क्या होगा, परिमाण होगा, निश्चयवाचक होगा, अन्य पुरुषवाचक होगा कि संबंध होगा। तो देखो परिमाण में अगर यहाँ लाइन होती तो परिमाण हो जाता, निश्चय में अगर हम बात करते तो आता यह है वह है, तो ये तो है ही नहीं। अन्य पुरुष सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें यह है वह है, इसका उसका जिसका, ये सारी बातें आती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। और संबंध की बात करेंगे तो जो और सो आता है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, राइट आंसर होगा इसका सी। अगला कहता है उसका भाई नौकरी करता है में वाक्य में सर्वनाम बताना है। उसका भाई नौकरी करता है, तो उसका में बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, निजवाचक तो है नहीं, निश्चयवाचक भी नहीं है, संबंधवाचक भी नहीं, राइट आंसर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, उनमें से इसे माना गया। तो चलिए फिर ये PDF तो हमारी ख़त्म हुई, और आप लोग सभी लोग अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप लोग कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करिए। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।